रहे होते हैं, तो इसलिए इसके साथ लिंक किया गया उसको। तो थर्ड डिसीजन है एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। एसेट मैनेजमेंट डिसीजन में क्या होता है, इसमें हम एसेट्स को प्रॉपरली मैनेज कर रहे होते हैं। अब एसेट्स को प्रॉपरली मैनेज करना, इससे क्या मुराद है, इसमें देखिए फिक्स्ड एसेट्स भी आते हैं, हमारे पास करंट एसेट्स भी आते हैं। जो फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं, वो होते हैं प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, फैक्ट्री वगैरह, बिल्डिंग, ये चीज़ें हो गई, लैंड वगैरह हो गया। अब ये जो एसेट्स हैं फिक्स्ड एसेट, इनको प्रॉपरली मैनेज करना मेन काम होता है ऑपरेशनल मैनेजर का। लेकिन हम तो फाइनेंस पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजर के डिसीजन पढ़ रहे हैं, तो ऑपरेशनल मैनेजर की चीज़ें कहाँ से आ गई। तो इसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन होती है कि एसेट मैनेजमेंट डिसीजन में फाइनेंशियल मैनेजर का मेन कंसर्न किस चीज़ के साथ होता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, करंट एसेट्स के साथ। ठीक है, कि कितना पैसा हमने करंट एसेट्स में रखना है, करंट लाइबिलिटीज को मद्देनजर रखते हैं ना इस सेंस में, तो वो उनको सामने रखते हुए तो करंट एसेट्स को हमने डिसाइड करना होता है। तो इसमें एसेट मैनेजमेंट डिसीजन जो होते हैं, उससे क्या मुराद है कि करंट एसेट्स के साथ ज़्यादा वास्ता होता है वो फाइनेंशियल मैनेजर का। फिक्स एसेट्स को कुछ हद तक वो देखता है, ठीक है, नॉर्मली बस वो फीडबैक ले लेता है ऑपरेशनल मैनेजर से, लेकिन मेन उसका कंसर्न फिक्स एसेट्स के साथ नहीं होता, करंट एसेट्स के साथ होता है। अब करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ही आ जाते हैं। वर्किंग कैपिटल होता क्या है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज को ही वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये फाइंड भी इसी तरह होता है, वही इसका फार्मूला है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इसलिए इसे कहा जाता है कि हमने करंट लाइबिलिटीज, हमने वेंडर से अगर कोई चीज़ें ली हैं तो हमने उनको पे भी करना है, तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म है, 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। तो डिफरेंट हमारे पास करंट लाइबिलिटीज आती हैं, तो हमने करंट एसेट्स इतने रखने होते हैं जिससे हमारी करंट लाइबिलिटी भी मीट हो जाए, और वक्तन अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है 10,000 फिनिश गुड्स, उससे हम बना सकते हैं, लेकिन हमें ऑर्डर मिल जाता है 20,000 फिनिश गुड्स बनाएं, तो हमारे पास इतना पैसा कैश जब बैंक में होना चाहिए कि हम इमरजेंसी में वो रॉ मटेरियल परचेज कर सकें। वरना क्या होगा, हम वक्त पे चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे तो कस्टमर को चीज़ें वक्त पे नहीं मिलेंगी। जब नहीं मिलेंगी तो कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा, तो वो शायद किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो हम कस्टमर लूज कर सकते हैं। इसलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का भी एक पूरा चैप्टर है जो इन डिटेल वहाँ डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे मेन कंसेप्ट देना मकसद था। तो अब ये हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब इसके बाद जो चौथा डिसीजन में कह रहा था कि एक और डिसीजन भी होता है जो बुक्स में नॉर्मली नहीं मिलता, वो है कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट। अब कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं रिस्क क्या है। रिस्क होता है, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को फेस करना पड़ सकते हैं। अब ये जो कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट है, इसमें हमने कहा कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी फेस कर सकती है। अब जब ये कंपनी फेस करती है फैक्टर्स, तो क्या होता है, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी जब फेस करती है तो कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी लूज कर सकती है। मीन्स कि ये कंपनी की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं ये फैक्टर्स। तो जब ये नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर लेंगे तो जो 3 डिसीजन पीछे लिए हैं वो भी कारगर साबित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो मेन मकसद था वो तो अचीव नहीं हो सका, क्योंकि फैक्टर्स ही ऐसे फेस करना पड़ गए जिसने फंक्शनिंग को ही डिस्टर्ब कर दिया है। तो इसलिए इनफैक्ट कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है कि जो फैक्टर्स, जो पॉसिबल फैक्टर्स जो कंपनी फेस कर सकती है इन फ्यूचर, उसको पहले से देख लेता है कि ये वो फैक्टर्स हैं जो कंपनी पहले से वो देख लेता है कि ये फैक्टर्स कंपनी फेस कर सकती है इन फ्यूचर। तो जब उनको उन फैक्टर्स के बारे में पता चल जाता है तो वो क्या करता है कि उनके रिलेटेड डिसीजंस पहले से ले लेता है कि इन फैक्टर्स को अगर हमारे पास आगे ये फैक्टर्स सामने हमारे पास आ जाते हैं तो इनको हम टैकल कैसे करेंगे, इनसे हम डील कैसे करेंगे, इनको ख़त्म कैसे करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है कि इनको ख़त्म किया जा सकता है तो एटलीस्ट उनको मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो। तो इसलिए कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट को भी अब फाइनेंशियल मैनेजर का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब ये रिस्क 2 तरह के होते हैं, ये भी आगे डिटेल टॉपिक आएगा, इवन के कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट पे भी एक पूरा चैप्टर है। लेकिन अभी बेसिक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें 2 तरह के रिस्क आ जाते हैं। एक वो होता है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक वो होता है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जो कंट्रोल हम कर सकते हैं वो होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। ये वो रिस्क होता है जो कंपनी के अपने फैक्टर्स की वजह से होता है। जैसे कि अगर हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, जैसे कि एक और जैसे मैंने आपको पहले रीज़न बताई कि अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल कम है तो क्या होगा, हमारे पास अगर डिमांड आ गई अचानक ज़्यादा तो हमारे पास तो रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो हम कस्टमर की डिमांड को वक्त पर पूरा नहीं कर सकते। तो ये भी एक फैक्टर है, लेकिन ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल को बढ़ा दें, उसको अच्छे से मैनेज करें। तो ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास मशीनरी अच्छी टेक्नोलॉजी की नहीं है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं बना पा रहे,
तो हम वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल में है ना, तो ये अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते, उसको कहा जाता है सिस्टमेटिक रिस्क। अब वो कौन से फैक्टर्स होते हैं? जैसे कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, ठीक है। और इसी तरह ये हम बात कर सकते हैं डॉलर की प्राइस का, ये जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इनके अगेंस्ट भी कुछ फैक्टर्स लिए जा सकते हैं जिसको डेरिवेटिव्स कहा जाता है। अब डेरिवेटिव्स का भी पूरा चैप्टर है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ यही चीज़ देख लें कि कुछ फैक्टर्स होते हैं कंट्रोलेबल, कुछ होते हैं अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल को हम अनसिस्टमेटिक कहते हैं और अनकंट्रोलेबल को सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो अपने नज़रों में रखता है, उसके अगेंस्ट डिसीजन लेता है, ठीक है। अब ये 3 डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर ने लिया, चौथा भी हमने इंक्लूड कर दिया। तो अब इन चारों डिसीजन का रिजल्ट भी तो चेक करने के क्या फाइनेंशियल मैनेजर ने ठीक ले लिया, क्योंकि हमने अपने ये कोटेशन सुनी हुई है कि अथॉरिटी कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उस पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि कंपनी का फ्यूचर हमने उसके कंधों पर रख दिया है, तो चेक एंड बैलेंस भी तो होगा ना। तो इसके लिए कंपनी का एक गोल होता है, जिसे बुक्स में नॉर्मली कहा जाता है गोल ऑफ फर्म, ठीक है, कि उस फर्म का गोल क्या है, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेंस में बात हो रही है। अब गोल ऑफ फर्म क्या होता है? नॉर्मली बुक्स में लिखा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। गोल ऑफ फर्म है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अगर वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है तो इट मीन्स के फाइनेंशियल मैनेजर ने तो जो तीनों डिसीजन लिए हैं वो ठीक लिए। अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं हो रही तो इट मीन्स के जो उसके डिसीजन हैं वो ठीक नहीं थे, इस वजह से वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं हुआ। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या चीज़ है? देखें कि वेल्थ मैक्सिमाइज किसकी होती है? ओनर्स की होती है। ओनर्स कौन होते हैं? जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा। जॉइंट स्टॉक कंपनी में कौन इन्वेस्ट करता है? शेयर होल्डर्स, इनको स्टॉक होल्डर्स भी कहा जाता है। तो शेयर होल्डर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया, तो अगर उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है इट मीन्स के फाइनेंशियल मैनेजर ने डिसीजन बड़े अच्छे लिए हैं। अगर नहीं हो रही तो इट मीन्स के फाइनेंशियल मैनेजर के डिसीजन ठीक नहीं है। तो अब वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है नहीं हो रही, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि मार्केट प्राइस शेयर्स की इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। अगर कंपनी के शेयर्स की जो हैं उसकी प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो रही है इट मीन्स कि वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है। अगर फाइनेंशियल मैनेजर तीनों डिसीजंस अच्छे लेता है, वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो हमारे जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ कंपनी जाएगी। अगर कंपनी वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं कर रही, शेयर्स की प्राइस नहीं इंक्रीज हो रही, इट मीन्स के फाइनेंशियल मैनेजर्स के जो तीनों डिसीजंस थे वो नहीं ठीक थे, तो गोल अचीव नहीं हो रहा। तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजर के डिसीजंस होते हैं इसको कुछ स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट मेजर किया जाता है। वो यही स्टैंडर्ड है कि मार्केट प्राइस को इंक्रीज करना चाहिए। तो ये गोल ऑफ फर्म होता है।